देख रहे हैं TV27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद ने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं समाज को वापस भुगतान करने के लिए मंत्री बन गया। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो दलित प्रतिनिधित्व की बात होने पर पीछे हट जाए। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदले हैं। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेना से अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा किया। इसके अलावा सपा के घोषणा पत्र में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने और केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया गया है। सपा के घोषणा पत्र का नाम जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार रखा गया है। वहीं सपा मुख्यालय पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही 20 पन्नों के इस घोषणा पत्र पर सपा ने इस बार पीडीए सरकार का आह्वान किया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जातिवार जनगणना कराने, महिलाओं के लिए आरक्षण और किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत कई वादे किए गए। इसी को लेकर TV27 न्यूज ने सपा के पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया। हमारे साथ बात करने के वरिष्ठ नेता हैं, राजपाल कश्यप जी हैं, पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। राजपाल जी, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। बीजेपी का लगातार जो है कहना है कि 400 पार, क्या कहते हैं? देखिए, हमारा घोषणा पत्र हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी, हाँ, माननीय नेताजी भी जो कहते थे वो करके दिखाते थे, और माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उससे 4 हाथ बढ़ के और काम करके दिखाते हैं। और हमारा घोषणा पत्र घोषणा नहीं है, उनका जुमला था। और हमारा घोषणा पत्र जो कहेंगे वो करके, और ये भी जनता का मांग पत्र है। जो जनता ने सुझाव माननीय अखिलेश यादव जी को दिए वो आपके सामने हैं। और इसमें पूरा, और देखिए, लोग बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी विधायक, पूर्व विधायक छोड़ के। एक्सप्रेसवे की बात होती है लगातार। एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी कहती है सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का जंजाल बचा रही है। क्या कहना चाहते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में? शुरुआत में अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार का एक्सप्रेसवे बनाया है, और उसमें जो भी पैसा आ रहा है वो सरकार को जा रहा है। अब ये एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया और अगले दिन ही बरसात हुई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बह गया। और हमारा एक्सप्रेसवे कब बना था? हमारी सरकार को आज 8 साल हो गए, हाँ, गए। और आज भी फाइटर प्लेन उतर रहा। जी बिल्कुल, उसी बात, फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। फाइटर प्लेन उतर रहा, और देश की बड़ी, सबसे बड़ी देश की रक्षा मंत्रालय और सेना उस पर फाइटर उतार रही। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का? उन्होंने जांच भी एक्सप्रेसवे की बहुत कराई थी, कुछ नहीं निकला, कहा मानक से भी अच्छा बना है। तो माननीय अखिलेश यादव जी का में जनता का भरोसा, विश्वास है। इनका तो जुमला है,
अब जुमले को गारंटी में बदल रहे हैं कि जुमले की गारंटी है। साफ कहना था राज्यपाल कश्यप जी का, जो कि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कि 2024 में इनका सफाया है और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार एक जुमले की पार्टी बन चुकी है और ये जुमला है। आने वाले समय में जो 80 सीटों की बात हो रही है उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाएगी। समाजवादी पार्टी जो है 80 की 80 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को जीतने के और पीडीए गठबंधन की बात करती है। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर डिंपल यादव ने कहा, मैं समझती हूं समाजवादी के कार्यकर्ता और समाजवादी के लोग जमीन पर कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई बीजेपी का कैंडिडेट तो आना ही था, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है जयवीर सिंह जी आए हैं। वहीं बेटी के चुनाव प्रचार करने पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, बच्चे भी जाने की राजनीति कितनी डिफिकल्ट होती है, जो दिखता है बहुत आसान है लेकिन वास्तविकता राजनीति बहुत अलग है। इसलिए मैं चाहती हूं कि बच्चे इस बात को जाने कि आप कोई भी काम करें तो उसके लिए परिश्रम तो करना ही है। मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। जी पूछिए, आप पूछिए, आपके स्पेशल क्वेश्चन। अदिति जी आपके साथ में कल दिखी थी और इससे पहले भी। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। इन दिनों देश में सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के बुलंदशहर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान बीजेपी के 7 विधायक समेत जिला अध्यक्ष और चेयरमैन भी शामिल हुए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजपूत समाज से सर्व समाज को साधने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर पहुंचे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए और 24 के चुनाव में जनता मोदी को एक बार फिर पीएम बनाएगी। वहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कभी कहते हैं बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं, कभी कहते हैं सैनी नाराज हैं, कभी कहते हैं दलित नाराज हैं, अब की बार कह रहे हैं क्षत्रिय नाराज हैं, लेकिन बीजेपी से कोई भी नाराज नहीं है। वहीं गाजीपुर में बीजेपी ने पारसनाथ राय के नाम पर मुहर लगाते हुए जनता को चौंका दिया। बता दें कि पारसनाथ मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सीकरी गाजीपुर के प्रबंध संचालक हैं और मनोज सिन्हा के करीबियों में से एक गिने जाते हैं। पारसनाथ राय संघ से जुड़े हुए हैं और कोई चुनाव नहीं लड़े। पारसनाथ राय गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के सुरक्षित विधानसभा के सीकरी ग्राम सभा के निवासियों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चुनाव महापर्व के आगाज में महज कुछ दिन बचे हैं, जिसकी तैयारियों में पूरा का पूरा शासन प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार निर्वाचन आयोग तरह तरह के प्रयास कर रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके और अपने मत का प्रयोग कर सके। आज कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस भवन में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की सभा ली गई, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगले पहुंचे। जिला के कलेक्टर MP समेत तमाम अधिकारी पहुंचे और जिला स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई उससे अवगत कराया गया, जिसके बाद निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए शपथ दिलाई गई और जन जागरूकता के लिए कलेक्टर परिसर से नालंदा परिसर तक एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें स्वयं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोग द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सके, लोगों को जागरूकता के लिए तरह तरह के प्रयास जो है किए जा रहे हैं और जिस तरह से आज राजधानी रायपुर सहित पूरे अलग अलग जिलों में
पूरे निर्वाचन के अधिकारी है वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से स्वीप के माध्यम से कहे या अलग अलग कहे, लगातार प्रयास यही है कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सर भी मौजूद है। सर, किस तरह से पूरी प्रयास है? थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और इसमें सभी को जागरूक कर रहे हैं कि वोटिंग का वो पार्टिसिपेट कर लें। सर, किस तरह से और जहां मतदान नहीं होता वहां कैसा प्रयास कर रहे हैं रायपुर? उसका पूरा एनालिसिस कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है, उसके तारतम्य में उन्होंने कार्य योजना बनाई है। तो ये थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सर। और जिस तरह से पूरी दिखाना चाहूँगा कि बाइक रैली के माध्यम से ये पूरे रायपुर जिला प्रशासनिक के अधिकारी कर्मचारी पूरे बाइक रैली के माध्यम से शहर में भ्रमण करेंगे। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट से निकलकर ये बाइक रैली है वो नालंदा परिसर जाएगी। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अवगत कराते हुए नजर पूरी टीम है, पूरा जिला प्रशासन की टीम है वो पूरा बाइक रैली के रूप में यहाँ पर निकाली जा रही है। और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और निष्पक्ष सरकार बनाने में अपनी महती भूमिका है वो दे। कैमरामैन राजा के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। मजलिसे उलमाए हिंद के महासचिव और आसिफी मस्जिद के इमाम जुमा शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने बताया कि 11 अप्रैल को ही ईद मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अयातुल्लाह सिस्तानी के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। उनका ऐलान इराक और आसपास के लिए है, इसमें हिंदुस्तान नहीं आता। हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत में कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्वीर नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कोई इतलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको। अलीगढ़ में जमीयत उलेमा हिंद और कई मौलानाओं ने एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ईद की नमाज को सड़कों पर अदा करने की अनुमति मांगी। मौलानाओं का कहना है कि 75 सालों से ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से सरकार ने सड़कों पर नमाज न अदा करने का फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मजबूरी थी, जिसके चलते सरकार ने फरमान जारी किया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार ने ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा करने पर रोक लगा दी, जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है। जो व्यवस्था लागू कर दी गई है, खुले में सार्वजनिक स्थान पे या सड़कों में कहीं पर नमाज नहीं होगी, इस बारे में सभी लोगों से बात की गई है और जो मुफ्ती साहब हैं उनके द्वारा अपील भी की गई है और सभी लोगों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा चुका है कि ईदगाह में नमाज 2 शिफ्ट में होगी, जामा मस्जिद में नमाज होगी और कहीं पर भी सड़कों पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर खुले। बिलासपुर में शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मछली मारने के बहाने ले जाकर आरोपियों ने शराब में जहर मिलाकर पिलाई थी। इंदौर में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ धमकाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कई साल पहले पीड़िता युवक के संपर्क में आई थी। दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद युवक महिला को परेशान करने लगा और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुटी है। जो फरियाद दिया है उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफआईआर कराई है। उसके द्वारा ये बताया गया कि 16 साल पहले उसकी सादिक नाम के एक व्यक्ति से, जो कि खजराना का रहने वाला, उससे शादी हुई थी और 16 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। 2021 से इनके 4 बच्चे हैं, अलग होकर अपना काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद ये लगातार परेशान करता था, पैसे मांगता था, बच्चों को परेशान करता था, जान से मारने की धमकी देता था और इसके अलावा वो जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। इस आधार पर आईपीसी सेक्शन 384, 294, 5। वहीं अयोध्या शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो लिस्ट वायरल हो रही है, जांच पड़ताल में वो लिस्ट फेक निकली। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एसपी भारतीय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं जारी की गई है और न ही किसी सड़क के चौड़ीकरण के प्रस्ताव की जरूरत है। वहीं ग्वालियर के कल्याण
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टरों की लापरवाही की खबर सामने आई। यहां एक घायल मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में काफी हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज की हालत काफी क्रिटिकल थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह से मामला शांत कराया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बावजूद इसके CMHO और प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जिसका मर जाता है उसके पास क्या होता है बोलने को? भैया आपने फिल्म देखी है ना, गब्बर देखी होगी। लाशों का भी कारोबार होता है, लाशों के भी ट्रीटमेंट होते हैं। यही वो हुआ। हमसे रोज कहा कि ठीक है, और कल रात में बोल दिया मर गए हैं वो। 3 महीने से रखे हैं। सर इनको सर्जरी करी गई थी, इनकी ब्रेन की एक्सीडेंट हुआ था। 32 साल का लड़का था। इन्होंने कहा कि केस सक्सेसफुल रहा। इन्होंने ये कहा, इन्होंने बार बार ये कहते रहे कि चीजें ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो मामला आपके जो संज्ञान में आया है वो बेसिकली एक पेशेंट था दिलीप, जिसको ट्रॉमा हुआ था, हेड का ट्रॉमा जनवरी के महीने में, क्योंकि हमारे पास आके एडमिट हुआ था। उस समय इसके ब्रेन में क्लॉट था। हमने ऑपरेट किया, मैंने ऑपरेट किया था उसको, और उसको पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कर दिया था। कॉन्शियस पेशेंट डिस्चार्ज किया था। एक साइड जहाँ डैमेज था उसके अपोजिट साइड की मूवमेंट नहीं थी, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस था। उसके बाद फिर यहाँ से पेशेंट ये लेकर गए हैं। उसके बाद ये हुआ है कि पेशेंट बुखार में आया। बुखार जो था, बुखार का जब लेके गए उसके बाद से बुखार तो जब पेशेंट को दोबारा एडमिट किया तो देखा कि पानी की थैली फूल रही है। वहीं चंदौली में अवैध तेल गोदाम पर SDM PDDU नगर विराज पांडे ने छापा मारा। वहीं इंडियन ऑयल डिपो के समीप के आते में चल रहे तेल के खेल का SDM ने भांडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। मौके से बिहार नंबर की पिकअप पर लदे 5 ड्रम डीजल और अहाते में रखे 5 ड्रम कुल 11 ड्रम डीजल जब्त किया। बता दें कि काफी समय से आते में मिलावटी डीजल का खेल चल रहा था, जहां SDM की छापेमारी से अवैध तेल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल हर रोज खुल रही है। ग्राम पंचायत भिटौना के सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू नजर आ रही है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने की जगह उनसे काम करवाया जा रहा है। जिम्मेदार इन मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी के इलाइट चौराहे से चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। बीच बाजार में इसकी वजह से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से बीच बाजार में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपनी बाइक की सर्विस कराने आया था। जैसे ही बाइक खड़ी की तभी अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मछली शहर सीट पर एक बार फिर सांसद BP सरोज पर भरोसा जताते हुए दोबारा टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा। बीजेपी का टिकट फाइनल होने के बाद जहां सांसद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं इस सीट पर आधा दर्जन से अधिक दावेदारों और उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। बागपत में एक मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट में 5 बच्चे झुलस गए। बताया जा रहा है कि बच्चे कूड़े के ढेर से संदिग्ध पॉलीथीन उठाकर लाए थे, जिसमें अचानक से आग लग गई और धमाका हुआ। वहीं इस विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो विस्फोट में 5 बच्चे झुलस गए, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही। देखिए, अभी करीब मुझे 1 बजे पता लगा, अधीक्षक CSC बागपत का मेरे पास फ़ोन आया कि एक ब्लास्ट इंजरी हो गई है बागपत में और उसमें कुछ चोटिल हो गए हैं। तो उनको तत्काल मेरे चिकित्सालय बागपत में CSC जिला अस्पताल बागपत में रेफ़र किया गया। तो सारी टीम मेरी मौजूद थी इमरजेंसी में और तत्काल जो है बच्चे आए हैं, 5 बच्चे आए हैं, जिनको आँख में और हाथ में और सीने में चोट।
वहीं धमतरी में एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सरकार खुश है लेकिन जनता परेशान। धमतरी जिले में शराब बिक्री के आंकड़े सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। एक रिपोर्ट देखिए। दिखाई दी। ये सरकार को फायदा है उससे, लेकिन आम जनता को उससे क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आम जनता शराब से परेशान है, जगह जगह विरोध हो रहा है। उसके बाद भी सरकार शराब भट्टी कर, सरकार का आय बढ़ रहा है, लेकिन आम जो जनता है लेकिन जो पारिवारिक महिलाएं हैं वो तो प्रताड़ित है ना। तो सरकार को अगर भट्टी खुलवाना है भट्टी खुलवा दे, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, उसको आम नागरिक से कोई मतलब नहीं। इससे आम जनता को क्या फायदा, क्या नुकसान? फायदा कहाँ से होगा सर, सरकार को फायदा है, आम जनता को थोड़ी फायदा है। रेट भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी शराब बिक्री कर रहे हैं। उनको शराब भट्टी बंद करना चाहिए या और उसका रेट बढ़ाकर राजस्व से भी करना चाहिए। जो नशा मुक्ति की बात करते हैं उसको लेकर क्या बोलते हैं? वो सब फालतू बात है सर, कहाँ से नशा मुक्ति कर रहे हैं, भट्टी खोल रहे हैं, दुकान। अच्छा खासा कमाई किया है, उससे आम जनता को क्या फायदा है, क्या नुकसान? उसको फायदा तो कुछ नहीं है सर, आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। जहाँ गरीब मजदूर कमाती है महिलाएं, पति आकर उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमको पीने को पैसा चाहिए शाम को करके, तो महिलाएं क्या है दबाव में दे ही देती हैं, लेकिन उसके घर का आर्थिक जो परिस्थिति है वो डगमगा रहा है। महिलाएं इतना मेहनत करती है और पुरुष उसको समझ नहीं पाता है, और वो भी बेचारी क्या करेगी, पुरुष को दबाव रहता है, उसको देना ही पड़ता है। एक तरफ सरकार है जो शराब बिक्री में हुए इजाफे से खुश है, तो दूसरी तरफ आम जनता जो परेशान है कि अगर आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो पूरा जिला शराब के जाम में डूब जाएगा और फिर सरकार को ही आगे आकर कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब देखना यह होगा कि टीवी 27 न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।